हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट बात हम करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हमारी एनसीईआरटी एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में, गुजकेट में, जेईई नीट में भी इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली होते हैं और वो इस आज के वीडियो में से मिलेंगे। हम जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की देखेंगे एट द एंड हमें कुछ फॉर्मूला मिलेंगे। वो फॉर्मूला आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और बाद में उसकी वर्कशीट है वो आपको ऐप में से डाउनलोड करके सोल्व करनी है। ओके, तो वेव, पहले तो मैं वेव का इक्वेशन याद होगा। वेव इक्वेशन क्या था, 11th में पढ़ा है हमने। वेव है, उसमें पार्टिकल टाइम के साथ भी चेंज होते हैं, उसकी पोजीशन चेंज होती है क्योंकि वो ऑसिलेट करते हैं, और एक से मीन्स एक ही टाइम पे डिफरेंट पार्टिकल के पोजीशन है मीन्स डिस्प्लेसमेंट है वो भी डिफरेंट होगा। मीन्स सभी पार्टिकल्स वेव में पोजीशन एंड टाइम दोनों के साथ रिलेशन रखते हैं और उसका हमें एक फॉर्मूला मिला था, ए एनी सिनुसोइडल फंक्शन दैट मे बी कॉस और साइन where a is amplitude means maximum value, peak value, k x माइनस ओमेगा टी और प्लस ओमेगा टी, इस बीच में प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। अगर प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो हम बीच में क्या लिखते थे, माइनस। अगर हमारे प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स है तो हमें बीच में क्या लिखना है, प्लस। और वो हमने 11th में वेव चैप्टर में डिराइव भी किया हुआ है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे बच्चों, ये जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स जेड प्लेन में है। ये जो बोर्ड का प्लेन है वो है एक्स जेड प्लेन, ये जो बॉटम है, ये जो लाइन ये है जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यहां से बाहर आ रही जो मार्कर है वो हमारी वाई एक्सिस हुई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ओनली एक्स डायरेक्शन में। मीन्स उसका y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों क्या है, जीरो। सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट, x कंपोनेंट। इसके लिए मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं, ई एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू मीन्स एम्पलीट्यूड, सपोज दैट इज ई नॉट सिनुसोइडल फंक्शन। यहाँ पे मैंने जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वो ओरिजिन से ड्रॉ किया हुआ है। मैंने हमारा जो टाइम पीरियड मैंने लिया, सॉरी टाइम लिया, इनिशियल टाइम, वो सपोज यहाँ से लिया। आगे वीडियो में एलसी ऑसिलेशन देखा था, उसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हर्ट्स एक्सपेरिमेंट के आगे। ओके, वहाँ अगर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ वो देखो आप, तो यहाँ से पिक से स्टार्ट किया था। डिपेंड्स आप टाइम, इनिशियल टाइम कहाँ से स्टार्ट करते हो। सपोज अभी मैं इनिशियल टाइम ले रहा हूँ वो ओरिजिन से ले रहा हूँ, इसके लिए साइन का फंक्शन लिया। अगर आप यहाँ से आपकी इनिशियल वैल्यू ले रहे हो टाइम की तो आपका फंक्शन होगा वो कोस का होगा, डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे सिनुसोइडल फंक्शन है वो कौन सा है, साइन। ओके, वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन कौन सी है, जेड। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, के जेड। पॉजिटिव जेड एक्सिस है, इसके लिए क्या लिखेंगे हम, माइनस, और ओमेगा टी। यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। Then if you want to write in vector form, then you have to write E naught it sine kz minus omega t and direction of electric field, and that is x axis means I cap. Now magnetic field, बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, yz प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आगे बढ़ता है और इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे आगे बढ़ता है। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है वो कौन सा प्लेन है, वाई जेड प्लेन।
और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का y एंड z कंपोनेंट दोनों जीरो था, वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का x एंड z ये दोनों कंपोनेंट जीरो है। इसके लिए हमने स्पेसिफाई किया हुआ है ओनली by, एंड by इज इक्वल टू peak value of magnetic field, that is amplitude of magnetic field, and sinusoidal function is sine because at 0 t is equal to 0, तो value of magnetic field is also 0। इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा? साइन, क्योंकि साइन 0 0 होता है और cos 0 क्या होता है? 1 मीन्स मैक्सिमम, तो cos का फंक्शन होगा। आ जाते हैं यहाँ पे। प्रोपोगेशन की डायरेक्शन कौन सी है? z, इसके लिए के z, बीच में माइनस या प्लस, पॉजिटिव z, दैट्स वाई बीच में साइन कौन सी आएगी? माइनस ओमेगा टी। इफ यू वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म तो मुझे ऊपर वेक्टर करना होगा, और डायरेक्शन दिखाने के लिए जो यूज करते हैं हम 11th में पढ़ चुके हैं हम, वो है यूनिट वेक्टर। एंड यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन का? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? वाई एक्सिस, मीन्स जे के। यहां पे आपको पता होगा के क्या है यहां पे? के मीन्स वेव नंबर। याद है वेव नंबर का फॉर्मूला क्या था? वेव नंबर इज नथिंग बट 2π बाई लेमडा, और उसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर मीटर। रेडियन पर मीटर। एक कुछ हमने 11th में लिखा था, वो मैं याद दिलाऊं तो लेंथ है और एंगल है यहाँ पे। अगर दो ऐसे पार्टिकल जिसके बीच का डिस्टेंस है वो है लेमडा, तो उसके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? एंगल मीन्स फेज, तो फेज डिफरेंस 2π का होगा। तो यूनिट लेंथ है तो उसके बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? 2π बाई लेमडा, जिसको हमने बोला था वेव नंबर। ये बात थी 11th की। ज़्यादा वेव में आगे नहीं बढ़ेंगे वरना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक साइड में रह जाएगा और वेव चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये है एक वेव नंबर। वेव नंबर और वेव वेक्टर ऐसा कहा जाता है। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, और इसको क्या कहा जाता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बच्चों आप यहाँ पे ओमेगा और के उन दोनों का रेशियो ले लो तो क्या मिलेगा? देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf एंड के इज इक्वल टू 2π बाई लेमडा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और 2π कट, तो ये क्या मिल गया आपको? एफ लेमडा। एफ लेमडा किसका फॉर्मूला था? एफ लेमडा फॉर्मूला था सी का। सी क्या है? सी क्या है? सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। यहां पे सी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है। ये सभी बात हम 11th में पढ़ चुके हैं। ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक 1। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, वो है रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड मैग्नेटिक फील्ड। C इज इक्वल टू होता है
अपॉन बी। फिर से C इज इक्वल टू होता है E अपॉन P। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक वो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस is given by 1 upon under root mu naught एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीन्स उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में से पास होता है तो वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसा रिएक्ट करेगा, कैसा बिहेवियर दिखाएगा, वो देखने के लिए परमिटिविटी यूज़ होती है। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए वो मीडियम कैसे बिहेव करेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, उसके लिए जो यूज़ होता है वो है परमिएबिलिटी। हालांकि चैप्टर नंबर 1 में हमने परमिटिविटी, चैप्टर 1 एंड 2 दोनों में परमिटिविटी की बात की है, और चैप्टर नंबर 4 में परमिएबिलिटी है वो भी आपने पढ़ा हुआ है। आपको पता है यहाँ पे जो म्यू नॉट है वो क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हालांकि आपको दोनों की वैल्यू भी पता है। म्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मेरा मीडियम है वो फ्री स्पेस नहीं है, मानो मीडियम है कुछ दूसरा है, कोई लिक्विड है या फिर कोई सॉलिड मीडियम है, कुछ भी मीडियम है, दूसरा मीडियम है, तो स्पीड में कुछ चेंज होगा। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मीडियम, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एफ लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों मीडियम पे डिपेंड करती है, तो स्पीड है वो भी डिपेंड है, वो करती तो है। तो उसकी प्रोपोगेशन की जो स्पीड है, अगर उसकी जो बात करने जाओ तो किसी मीडियम में अगर देखो तो v इज इक्वल टू, तो हमें क्या लिखना चाहिए, उस मीडियम की परमिएबिलिटी और उस मीडियम की परमिटिविटी। लेकिन अभी तक आप पढ़ चुके हो वो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू बाय म्यू नॉट। तो इस एप्सिलॉन की वैल्यू मीन्स मीडियम की परमिटिविटी अगर आप लिखने जाओ और मीडियम की परमिएबिलिटी अगर आप लिखने जाओ, इन दोनों की वैल्यू अगर हम यहां पे लिखते हैं तो हमें फॉर्मूला क्या मिलता है देखते हैं। वेयर म्यू इज इक्वल टू परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी इंटू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कुछ फॉर्मूला में ऐसा मिला, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। है ना, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये किसका फॉर्मूला है,
ये तो हो गई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, मीन्स v इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। हाँ, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अपॉन अंडर रूट म्यू आर इंटू के। के क्या है यहाँ पे, वेयर के इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, चैप्टर 1। और उसको हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके बच्चों, मैं जगह नहीं है, यहां पे लिख रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्टैंडर्ड 10th, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल क्या था, n, और n इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई वी। v को यहां पे लेके जाओ, ये टर्म यहां पे आएगा, है ना, या फिर वैल्यू पुट कर देते हैं तो भी चलेगा। c अपॉन v इज इक्वल टू क्या है, यह है v की वैल्यू, c अपॉन अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। सी कट, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में। तो आपको मिला कुछ फॉर्मूला म्यू आर एप्सिलॉन आर, और यू कैन से दैट अंडर रूट म्यू आर इंटू के। बच्चों, हमें जितने भी फॉर्मूला मिले हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं एमसीक्यू के लिए फ्री स्पेस में, किसी मीडियम के लिए आपको ये याद रखना है, या फिर किसी मीडियम के लिए एक ऐसा भी रिलेशन है हमारे पास, ये भी वही रिलेशन है। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। तो अगर ये दोनों की वैल्यू आप इसमें रख देंगे, देखो एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, तो आपको c मिल जाएगा यहाँ से, और वो मिलेगा 2.99792 समथिंग कुछ इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड हो गई किसकी, लाइट की। ओके, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3। उसमें से कितने फॉर्मूला मिले, 1 फ्री स्पेस के लिए, किसी मीडियम के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने से कुछ ऐसा मिला, मीन्स रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम एंड इन एनी मीडियम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मिला। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। पहले तो वेव्स है वो 2 टाइप्स के थे, आपको याद होगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव किसको कहते हैं, प्रोपोगेशन की डायरेक्शन, मीन्स जिस डायरेक्शन में वेव आगे बढ़ता है उसकी डायरेक्शन, और जो पार्टिकल्स थे उसके जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी, मीन्स जो ओसिलेशन की डायरेक्शन थी, ओसिलेशन की डायरेक्शन एंड प्रोपोगेशन की डायरेक्शन दोनों नॉर्मल हो तो उसको हम बोलते थे ट्रांसवर्स वेव। फॉर एग्जांपल वेव ऑन स्ट्रिंग, एक मेरे पास स्ट्रिंग है, एक एंड उसका फिक्स किया हुआ और मैं उसको ऑसिलेट कर रहा हूँ ऐसे ऊपर से नीचे, तो पार्टिकल ऑसिलेट ऐसे हो रहे ऊपर नीचे। ओके, और प्रोपोगेशन है वेव का, वो आगे बढ़ता है इस डायरेक्शन में, तो वो दोनों कैसे थे, नॉर्मल थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके, पहले उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। फॉर एग्जांपल साउंड वेव। साउंड वेव में रेरफेक्शन एंड कंडेंसेशन कौन सी डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में फ्लो है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स ऑसिलेशन है, तो उसको हम क्या बोलते थे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, हमने अभी जो एग्जांपल लिया उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और जो प्रोपोगेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में, जेड। मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में, यहाँ पे वाई, और प्रोपोगेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में, जेड। मीन्स सभी में वो कैसा है, नॉर्मल है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी, ओसिलेशन, हाँ यहाँ पे ओसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का।
लेकिन दोनों प्रोपोगेशन से कौन से नॉर्मल है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कैसा वेव है, ट्रांसवर्स वेव। उसको कुछ मीडियम की जरूरत है। वेव 3 टाइप्स के थे, जैसे इंट्रोडक्शन लेक्चर में हमने देखा है। फर्स्ट मैकेनिकल वेव, मीन्स उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, जैसे स्ट्रिंग पे जो वेव मिले थे वो, जैसे पानी में जो वेव मिलते हैं वो मीडियम चाहिए उसको। साउंड वेव उसको जो पानी में मिल रहे थे उस या फिर एयर के मीडियम में मिलते हैं, तो वो जितने भी वेव थे वो मैकेनिकल वेव थे। बाद में पढ़े थे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मीन्स उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। और मैटर वेव जो हम 11 चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो नॉन मैकेनिकल वेव है, उसको फ्लो होने के लिए किसी मीडियम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके पास कुछ एनर्जी है, एनर्जी लेके आगे बढ़ता है, क्योंकि वेव का मीनिंग क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी। ओके, और हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था, जहाँ से वेव निकलते हैं, जहाँ से स्पार्क होता था, स्पार्क गैप 1, वहाँ से लेके स्पार्क गैप 2, जहाँ पे हमने बल्ब रखा था, बीच में कुछ फिजिकल कनेक्शन नहीं था, फिर भी वो बल्ब है वो ब्लिंक हो रहा था, मीन्स उसको कोई एनर्जी दे रहा है। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके पास क्या है, एनर्जी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव possesses energy. It carry energy from one point to the अदर पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल सन ही ले ले, सन में से एनर्जी है यहाँ तक पहुँचती है, सोलर एनर्जी, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे पॉइंट की ओर। तो इस 2 पॉइंट के बीच में अर्थ से सन से लेके अर्थ तक एनर्जी कौन से फॉर्म में मिलती है, लाइट। और लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मीन्स वो एनर्जी लेके आते हैं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो एनर्जी है हमें मिलती है। उसके पास एनर्जी है तो वो मोमेंटम भी होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मार्कर है, उस मार्कर को मैं थ्रो करूंगा यहाँ पे, तो मार्कर को मैं थ्रो कर रहा हूँ, मीन्स इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ही यहाँ पे किसी के साथ कोलाइड होगी, कोलिजन होगी, इस पे इंसिडेंट हो रही है, वेव है तो इंसिडेंट वर्ड यूज़ करेंगे हम। तो एनर्जी है तो वो एनर्जी किसको मिलेगी, जिस पे इंसिडेंट हो रही है उस पे मिलेगी। तो एनर्जी मिलती है तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी या फिर उसकी स्पीड है वो चेंज होगी, जैसे उसमें मोमेंटम मिलेगा, है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसके पास एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास, तो वो मोमेंटम देगा। और एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा mc², आइंस्टाइन्स इक्वेशन। ओके, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा m c इंटू सी, स्क्वायर है इसके लिए, चेंज इन मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये तो क्या हो गया मोमेंटम, लेकिन चेंज इन मोमेंटम इंटू सी एंड डेल्टा ई, देन चेंज इन लिनियर मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू, हमें एक फॉर्मूला मिला, कौन सा मिला, डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा ई बाई सी, और एज पर टेक्स्ट बुक डेल्टा यू बाई सी, वह डेल्टा यू वो भी चेंज इन एनर्जी ही है। ओके, इस इक्वेशन को हम दोनों साइड पे टी से डिवाइड करते हैं, तो बच्चों क्या होगा, चेंज इन लिनियर मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी इंटू सी। ये किसका फॉर्मूला है, चेंज इन मोमेंटम विथ टाइम। ये तो हो गया फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन्स सेकंड लॉ। बिकॉज फोर्स इज इक्वल टू
चेंज इन मोमेंटम विथ चेंज इन टाइम। अब हम दोनों साइड पे ए से डिवाइड करते हैं, एरिया से। ये किसका फॉर्मूला है? प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय यूनिट एरिया। तो कुछ हमें फॉर्मूला ऐसा मिल रहा है, क्योंकि रीजन लिख देते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू एफ बाई ए। ओके, तो किसी के पास एनर्जी है तो वो मोमेंटम भी देगा और वो प्रेशर है वो भी क्रिएट करेगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? प्रेशर इज इक्वल टू, यहां पे डेल्टा टी रह गया, सॉरी, डेल्टा टी और डेल्टा टी। प्रेशर इज इक्वल टू, देखो ये क्या है, ध्यान करना यहाँ पे, यह है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा यू बाई डेल्टा सी। देन प्रेशर इज इक्वल टू, थियोरिटिकली कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने में ऐसा सेंटेंस मिल सकता है आपको, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। डिनोमिनेटर में जो है उसको हम क्या ले लेंगे? 1 यूनिट। तो हमें प्रेशर इज इक्वल टू समथिंग कुछ ऐसा मिलेगा। फॉर्मूला बच्चों याद रखेंगे हम, कौन सा फॉर्मूला? ये P इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन ए सी डेल्टा टी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में नोट कर लीजिए। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी है। ओके, तो एनर्जी डेंसिटी भी लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इज U इज इक्वल टू, एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मास डेंसिटी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं? मास बाय वॉल्यूम। सम वैसे एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी बाय वॉल्यूम, और सिंबल हम यूज करते हैं स्मॉल u। कैपेसिटर में हमने देखा था, कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है। ओके, सेम वैसे ही आगे बात की है हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसके लिए इलेक्ट्रिक डेंसिटी भी मुझे लिखनी चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसके लिए मुझे मैग्नेटिक डेंसिटी भी लिखनी चाहिए। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, और वो था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन सी लिखे, बड़ा क्वेश्चन है एक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो वो सेम रहता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। तो आप बोलेंगे कि सर जब वैल्यू चेंज होती है तो हम क्या ले लेते हैं? एवरेज। बच्चों एवरेज लेने में भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करने जाए तो आइदर इट में बी इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस, क्योंकि जितनी हाफ साइकिल पॉजिटिव है तो हाफ साइकिल क्या है? नेगेटिव, जैसे चैप्टर 7 में किया हमने। तो अगर आप इसकी डायरेक्ट एवरेज लेने जाएंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 0। तो हम डायरेक्ट एवरेज तो ले नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? पहले हम उसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो। बाद में हम क्या निकाल लेंगे? स्क्वायर करने के बाद उसकी एवरेज निकाल लेंगे। पहले स्क्वायर किया था, इसके लिए हमें उसका क्या निकालना होगा? रूट निकालना होगा। मीन्स जब भी कोई ऐसी कंडीशन होती है जब वहाँ पे एवरेज 0 मिलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की वजह से, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव उसकी वजह से, उस टाइम पे हम क्या करते हैं? RMS वैल्यू लेता है। सेम ऐसा ही हमने रेडियस ऑफ जायरेशन चैप्टर नंबर 7 11th रोटेशनल मोशन, वहाँ पर भी हमने किया हुआ है।
तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू लिखनी होगी, लेकिन वो एवरेज वैल्यू कौन सी होगी? आरएमएस वैल्यू होगी। सेम वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं, 1/2 इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की एनालॉजी आपको पता है क्या है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट कौन सा है? 1/4πε0। 12th का स्टार्टिंग कूलम्स लॉ, कूलम कांस्टेंट, या फिर 1/4πε0। मैग्नेटिक फील्ड में आपने कांस्टेंट कौन सा लिखा है? μ0/4π। देखो दोनों में 4π है। यहाँ पे 1/ε0 है, तो यहाँ पे क्या है? μ0 है। मीन्स दोनों की एनालॉजी, कंपेरिजन। तो यहाँ पे ε0 है, मीन्स उसका इन्वर्स कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/μ0। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ε0 है तो 1/μ0। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, वो भी एक साइन का ही फंक्शन है। इसके लिए यहाँ पर भी मुझे क्या लेना होगा? आरएमएस वैल्यू लेनी होगी। आपको एक रिलेशन और पता है, बट C इज इक्वल टू क्या होगा? E/B। वैल्यू कौन सी यहाँ पे? आरएमएस वैल्यू। तो इस BRMS की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो। दैट्स वाई BRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन C। BRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन C। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1/ε0 स्क्वायर RMS प्लस 1/2 डिवाइड बाई μ0 भी है, और BRMS की जगह पे हमें लिखना है वो है स्क्वायर RMS अपॉन C स्क्वायर। कुछ फॉर्मूला में ऐसा मिला। एक रिलेशन और पता है, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। मैं C इज इक्वल टू क्या होता है? √μ0/ε0। C इज इक्वल टू √μ0/ε0। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3। चलो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। इसके लिए एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एज इट इज, जैसा था वैसे का वैसा, प्लस 1/μ0 स्क्वायर RMS। C स्क्वायर मीन्स रूट निकल जाएगा, और कहाँ पे लिखना है? 1/μ0ε0। देखो μ0 कट हो गया। फर्स्ट टर्म बच्चों एज इट इज, जैसा था वैसा ही लिख रहा हूं मैं, प्लस 1/2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, आधा आधा पूरा हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ। देन एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय ε0 स्क्वायर RMS। सेम वे जैसे हमने सिंप्लीफाई किया BRMS को, अगर BRMS की जगह पे हम ERMS की वैल्यू लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? B स्क्वायर RMS। और एनालॉजी क्या कहती है? ε0 इज इक्वल टू 1/μ0। देन in the form of a magnetic field, energy density of electromagnetic wave is given by B square RMS upon μ0। एक कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलेटेड इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी समझने के लिए वैसे तो आपको पता होगा, आगे पढ़ चुके हो आप इंटेंसिटी, फिर भी यहाँ पे सपोज मेरे पास एक मीडियम है और उस मीडियम में यह है वो डिस्टेंस, सपोज वो डिस्टेंस है वो है x, l ले लेते हैं, चलो वो है l, ओके। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इंसिडेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? 11th में पढ़ा हुआ है आपने, एनर्जी
बाय एरिया इंटू टाइम। डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिख सकते हो? तो इंटेंसिटी, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन is defined as रेडिएंट एनर्जी, जो एनर्जी रेडिएट होती है, इस पर इंसिडेंट होती है, वो रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। एरिया कौन सा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए। किससे नॉर्मल? नॉर्मल टू द प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन यूनिट टाइम, ये कहलाती है इंटेंसिटी। एरिया नॉर्मल होना चाहिए। ऐसे एनर्जी आ रही है तो ऐसा एरिया नहीं चलेगा, नॉर्मल। यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में से कितनी एनर्जी पास होती है या फिर कितनी एनर्जी इंसिडेंट होती है उसमें। तो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे, उससे एक और बात पता चलती है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? ट्रैवल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू, बच्चों क्या लिख सकते हैं हम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। हम एक इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं इंटेंसिटी का। तो बच्चों इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? एनर्जी अपॉन एरिया। टाइम की जगह पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो डिस्टेंस है सपोज वो है L और उसकी स्पीड वो है सपोज C, है ना। तो इंटेंसिटी मीन्स I, एनर्जी मीन्स E या फिर U, एरिया A, ट्रैवल डिस्टेंस वो है L और स्पीड वो है C। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ये क्या हो गया? वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन ये जो है वो क्या है? वॉल्यूम। देन इंटेंसिटी इज इक्वल टू, आपको क्या मिला? एनर्जी बाय वॉल्यूम। ये क्या कहलाता है? एनर्जी डेंसिटी इनटू C। तो बच्चों एक और फॉर्मूला मिला हमें, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, इसको आप अगर सिंबल में लिखना चाहते हो तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन A डेल्टा T। एक और फॉर्मूला मिला। और अभी हमने जैसे आगे कैरेक्टरिस्टिक देखी वैसे इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या था? एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर RMS इंटू C और B स्क्वायर RMS इंटू C अपॉन म्यू नॉट, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये इंटेंसिटी के रिलेटेड था। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक और वो है प्रोपोगेशन डायरेक्शन के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन हम कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक लॉ था जो आगे हम देख चुके हैं, E क्रॉस बी। E क्रॉस बी डायग्राम देखो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में? Y। इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में? Y। और प्रोपोगेशन की डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पे? Z डायरेक्शन है। मीन्स E क्रॉस B गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। It gives direction of
प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों यहाँ पे हमें जितने भी फॉर्मूला मिले वो बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करने होंगे, तभी आप इस चैप्टर में से MCQ सोल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक में लिख दीजिए और बाद में आप वर्कशीट ऐप में से डाउनलोड करके सोल्व कर लीजिए।